विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक विषय लेकर के आए हैं, जो है जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि हम संज्ञा का जो है ना, पहले हम संज्ञा कर चुके हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किस प्रकार से हम उसका प्रयोग करते हैं, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा के विषय में आखिर कौन कौन सी वो बातें हैं जिनको लेकर के हमारी जो बुद्धि भ्रमित होती है, हमारे मन में संशय पैदा होता है, वो आज सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं जातिवाचक संज्ञा होती क्या है। देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ की संपूर्ण जाति का बोध हो। ध्यान से समझना है आपने। व्यक्तिवाचक में क्या था प्यारे बच्चों, वहां तो एक का ही बोध हो रहा था, है ना, ये तो व्यक्तिवाचक की पहचान थी। जातिवाचक में क्या होगा, यहां एक का बोध नहीं होगा बल्कि संपूर्ण जाति का बोध होगा। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ की संपूर्ण जाति का बोध हो, जाति का बोध हो। ठीक है, तो क्या हो गया जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मनुष्य है, अब यहां मनुष्य कोई एक तो नहीं है, ये तो संपूर्ण जाति हो गई, है ना। मान लीजिए मैंने कहा गाय, अब यहां कोई एक थोड़ी है गाय, गाय तो संपूर्ण जाति हो गई। इस प्रकार से जो है ना, जहां संपूर्ण जाति का हमें बोध होता है ना जिस शब्द से, तो समझ लीजिए वो जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, जैसे कुछ वस्तु की मैं बात करूं, देखो वस्तुओं को जो है ना, वस्तुओं के बारे में देखते हैं हम। देखिए, वस्तु कोई भी है, जैसे मेज है, ये जाति है, मेज तो बहुत है ना। पंखा है, अब ये पंखा क्या है, ये जाति है ना। कुर्सी है, अब कुर्सियां तो बहुत हैं, कुर्सी भी क्या हो गई, जाति हो गई। इस प्रकार से जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब क्या हो गई, जाति हो गई। अगर यहां मैं किसी पद की बात करूं, पद या व्यवसाय की बात करूं, तो कोई शिक्षक है, शिक्षक है ना। अब शिक्षक तो संसार में बहुत है, तो शिक्षक क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा शब्द हो गया। कोई वकील है, वकील, अब वकील कितने हैं, बहुत सारे हैं, है ना, पूरी जाति है, यानी वकील एक अलग से कौम है, एक जाति है पूरी, वकील एक समूह है वो सारा, यानी उसे क्या कहेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसी प्रकार से मंत्री हैं, अब कितने मंत्री हैं देश में, है ना, बहुत से मंत्री हैं, तो ये भी क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। विधायक है, ये भी क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जातिवाचक यानी पूरे जाति का बोध करा रहे हैं। यहां पर विधायक जो है ना, पूरी विधायकों की जाति का बोध हुआ है। मंत्री, सभी मंत्रियों की जाति का बोध हुआ है। कुर्सी, सभी कुर्सियों की जाति का बोध हुआ है। ठीक है ना। मनुष्यों की बात करें, मनुष्य जाति है। अब देखिए, लड़का है ना, लड़का जातिवाचक हो गया। लड़की है, पुरुष है, स्त्री है, नर है ना, नारी है, कुछ भी, ये सभी जो है ना मनुष्य में आते हैं और मनुष्य जाति है। ये सभी क्या हैं, जाति यानी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। अगर पशु पक्षियों की बात करें
पशु पक्षी। जैसे हम इससे पहली कक्षा में समझ चुके हैं, यदि किसी पशु यानी जानवर का विशेष नाम है, जैसे वहां पर हमने क्या किया था, महाराणा प्रताप जी का घोड़े क्या नाम था, चेतक था, तो चेतक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी क्योंकि तो एक था ना। अगर मैं यहां लिखूं घोड़ा, है ना, अब घोड़े तो बहुत सारे हैं, घोड़े तो बहुत सारे हैं, तो यहां ये जाति है, हाथी लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, जाति हो जाए। हाथी तो बहुत सारे, लेकिन अगर ऐरावत बोले, ऐरावत, फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाए क्योंकि ऐरावत जो हाथी है ना वो तो एक ही है ना। घोड़ा है, हाथी है, गाय है। अब देखिए गाय तो बहुत सारी एक जाति है, संपूर्ण जाति का बोध करा दिया गाय ने, है ना। लेकिन कामधेनु अगर कहीं तो वो तो एक ही है कामधेनु गाय, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। पक्षियों की बात करें, तोता है, मोर है। इस प्रकार से ये है सभी जातिवाचक संज्ञाएं, यानी वस्तुएं जातिवाचक संज्ञाएं हो सकती हैं। कोई जैसे पद है, व्यवसाय है, किसी का शिक्षक है, वकील है, कोई मंत्री है, विधायक है, ये सभी जो हैं जातिवाचक संज्ञा है। कोई मनुष्य जाति है, वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। कोई भी ये पशु हैं, पक्षी हैं, ये तोता है, मोर है, गाय, हाथी, घोड़ा जो भी है, ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हम इसे कहेंगे। ठीक है, यानी उस जैसे और भी हैं, सामान्य भाषा में कहूंगा, यानी उस जैसे दूसरे भी हैं और भी हैं, तो वो हो गया जाति। और जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है वो हो गया व्यक्तिवाचक। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। व्यक्तिवाचक में क्या होगा कि उस जैसा कोई दूसरा नहीं है, और जातिवाचक में क्या होगा, यानी उस जैसा दूसरा भी है और भी हैं, तो ये जातिवाचक हो गया। ठीक है, अब जो बात करेंगे इसके जो उपभेद हैं दो, जिनको हम कई बार समझ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लें, नोट कर लें आप ध्यान से। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है, पर कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, जीवन है, रुकावटें तो आएंगी। देखिए हम क्या करते हैं, संज्ञा के भेद, बहुत सी पुस्तकों में 5 भेद लिखे होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। लेकिन जो मुख्य भेद होते हैं वो 3 ही होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन आज हम जातिवाचक संज्ञा कर रहे हैं, है ना। अब जातिवाचक जो संज्ञा है ना, इसके ही जो हैं 2 भेद हैं। कौन कौन से, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। देखिए इसको समझिए आप, ये इसके जो है ना आधुनिक मान्यता के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के ही ये दोनों भेद होते हैं, उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक किसे कहेंगे, वे, इसकी जो परिभाषा है आप ऐसे लिखेंगे, वे संज्ञा शब्द जिन्हें मापा तौला तो जा सकता है, परंतु गिना नहीं जा सकता। ध्यान देना है अपने बात पर, गिना नहीं यानी गणना नहीं की जा सकती। ठीक है, वे संज्ञा शब्द जिन्हें मापा तोला तो जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता, इनकी गणना नहीं हो सकती, ये सभी क्या हैं, द्रव्यवाचक शब्द हैं। जैसे चांदी है ना, हम इसकी गणना तो नहीं कर सकते, इसको तोल सकते हैं, माप इसका
मतलब इसका वेट तो कर सकते हैं, तोल सकते हैं, परंतु ऐसा तो नहीं कह सकते कि 1 चांदी, 2 चांदी, 3 चांदी। तो ये अगर द्रव्यवाचक की अगर बात आती है कहीं भी, तो क्या कहेंगे आप कि द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द वे होते हैं जिनको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते। ठीक है, आटा है, अब आटे क्या कर सकते हैं हम, तोल सकते हैं ना, गिन थोड़ी सकते हैं। दूध है, इसको गिन तो नहीं सकते, 1 दूध 2 दूध, लेकिन तोल सकते हैं, 1 किलो है, 2 किलो है, 4 किलो है, ये कर सकते हैं, है ना। सोना है, लोहा है, ये सारे क्या हैं, ये सभी जो है ना द्रव्यवाचक संज्ञा है ये सभी। ठीक है ना, यानी परिभाषा को हमेशा ध्यान रखना होता है। मैं अक्सर यही बात बोलता हूं, यदि आपके मस्तिष्क में परिभाषा फिट है, आपको परिभाषा पता है, आपको उदाहरण देखने में कभी भी समस्या नहीं आती। मैं अक्सर यही बात बोलता हूं कि हमें परिभाषा का तो पता हो, उसका जो है ना हमें पता होना चाहिए वो है क्या, हम कहते किसको हैं। क्या कहा द्रव्यवाचक के बारे में कि वे संज्ञा शब्द जिन्हें मापा तोला तो जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता। चांदी, आटा, दूध, सोना, लोहा, पानी, ये सब क्या हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, और इसके बाद जब बात करेंगे समूहवाचक की कि समूहवाचक संज्ञा क्या है। देखिए समूहवाचक के बारे में लिखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के समुदाय समझिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के समुदाय या समूह का बोध हो, समूह का बोध हो। यहां पर पूरे समूह का बोध होगा, न कि किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध होगा। समूह कैसे होता है, मान लीजिए व्यक्तियों की बात करूं, मैं व्यक्ति के समूह की बात करूं, है ना। कक्षा है, अब हम कक्षा किसे कहते हैं, जहां पर विद्यार्थी हों और काफी सारी 10, 20, 50 विद्यार्थी। कभी एक विद्यार्थी को तो कक्षा नहीं कह सकते कि एक विद्यार्थी पढ़ता है, ये कक्षा बैठी, ऐसे तो नहीं बोल सकते। तो जो कक्षा है उसका नाम लेते ही हमारे मन में क्या बात आएगी, एक समूह की आएगी कि समूह है, ये संघ है ना, पुलिस है, सेना है, ये सभी जो है ना व्यक्तियों के द्वारा ही बनाए गए जो है ना संगठन होते हैं। और ये जो है ना एक समूह का एक हमें जो है ना वो वहां पर भाव दे रहे हैं कि कक्षा जो है एक समूह है, संघ भी एक समूह है, पुलिस भी एक समूह है, सेना क्या है, एक समूह है। ठीक है, यानी बहुत सारे जो लोगों का एक संगठन एक समूह होता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, किसी समुदाय का या समूह का बोध कराता है। आगे जैसे वस्तुओं की बात करें, हम किसी वस्तु की अगर समूह की बात करनी है, हमने कहा गुच्छा। अब गुच्छा जो है ना, जैसे अंगूर लेते हैं आप, वहां गुच्छा है, वस्तु है वो एक, तो गुच्छा किसका यहां बोध करा रहा है, एक समूह का, बहुत सारे अंगूर लगे हुए हैं, उसी को तो गुच्छा कहेंगे ना। तो गुच्छे से क्या आपके मन में एक आएगा विचार कि ये तो गुच्छा है, यानी एक समूह है। दर्जन कहा हमने, अब दर्जन क्या होता है, एक दर्जन हमने केले लिए, तो उसमें कितने हुए, 12 केले आए, तो हमने 12 केले न कहकर क्या कह दिया कि 1 दर्जन केले दे देना। तो दर्जन से क्या मन में भाव आया कि एक समूह है, ये वस्तु का समूह है। गुच्छा ये भी एक समूह है। वैसे तो नाम में सब कुछ ही, इतना ज्यादा कोई कठिन कार्य नहीं है, ये भी बहुत कठिन है। समूह से क्या, यहां नाम से पता चल जाता है
जो भी आपको लगे किसी समुदाय का बोध हो रहा है ना, समुदाय की अनुभूति वहां से हो रही है भी समुदाय, क्योंकि अब ये सारे जो है ना जितने मैंने लिखे कहीं ना कहीं ये एक के नहीं है, यानी बहुत सारी वस्तुओं से, व्यक्तियों से बने हुए हैं। तभी तो कहा कि समुदाय का या समूह का बोध कराए। जानवर की अगर मैं बात करूं किसी की, कुछ जानवरों से जो है ना, जैसे झुंड होता है, भेड़ों का एक झुंड होता है ना, झुंड, हमने झुंड कह दिया। अब कोई एक पशु से थोड़ी झुंड बनता है, काफी सारे पशु होंगे तभी तो झुंड बोलेंगे उसको। तो ये किसका बोध करा रहा है यहां पर, एक समूह का बोध करा रहा है ना, टोली है, ये भी क्या हो गया, समूह का बोध कराएगा। ठीक, इस प्रकार से जो जातिवाचक संज्ञा है उसी के उपभेद होते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक क्या होता है कि जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, ये ध्यान रखना है। वो सभी किस में चले जाएंगे, द्रव्यवाचक में। ठीक है, और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, यदि आपके पास प्रश्न आ जाता है कि जो दूध है वो कौन सी संज्ञा है, और विकल्प में जातिवाचक भी दिया हो और द्रव्यवाचक भी दिया हो, तब गलती से ये मत कर देना आपने वहां द्रव्यवाचक करना है, क्योंकि जो दूध की निकटता है ना वो इसके साथ प्रकट हो रही है। निकटता किसके साथ है, द्रव्यवाचक के साथ निकटता है, वो द्रव्य है एक। पहले निकटता यहां आएगी, अगर विकल्प में द्रव्यवाचक नहीं है फिर आप जातिवाचक कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दूध भी तो कई प्रकार का है तो जाति है ना, वो भैंस का दूध है, गाय का दूध है, भेड़ का दूध है, बकरी का दूध, यानी दूध की तो कई किस्म हो गई, वो जाति हो गई। लेकिन अगर विकल्प में द्रव्यवाचक है तो उसकी जो निकटता है ना दूध की, वो द्रव्यवाचक के साथ जाएगी, न कि जातिवाचक के साथ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर वहां पर द्रव्यवाचक नहीं है फिर आप जातिवाचक कर सकते हैं। ठीक है, अगर समूहवाचक की बात आती है तो कि समूहवाचक, अब देखिए पहली बात तो ये तो बहुत ही आसान है, एक समूह है, एक समुदाय है, कोई भी समुदाय है, व्यक्तियों का समूह है, कोई कक्षा, संघ, पुलिस, सेना, तो क्या कह दिया, समूहवाचक संज्ञा। वस्तु है, गुच्छा, दर्जन है, जानवरों का झुंड है, टोली है, तो ये जो हैं इसी के उपभेद हैं, इसको आपने समझना है, इसे हमें जानना चाहिए। ठीक, आगे जो एक विशेष बात और हम करेंगे अभी, पहले हमने पिछली जो संज्ञा थी व्यक्तिवाचक संज्ञा, वहां पर क्या जाना था कि कुछ स्थानों पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो है ना जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है ना, और अब हम जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग करना है, वो समझना है। बहुत ही, ये जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही मुख्य बात है, इसको ध्यान से समझना है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, ये समझो आप ध्यान से। कैसे करेंगे, जहां जो उलझने वाली बात है, जहां टकराव की स्थिति पैदा होती है, वही तथ्य जो है ना वो स्पष्ट होने चाहिए हमारे। बाकी परिभाषा तो आप सारी उम्र हो गए पढ़ते हुए, क्या नहीं आपको पता, क्या आपने संज्ञा नहीं पढ़ी, उसके भेद नहीं, वो सब कुछ किए हैं। जो मुख्य मुख्य बातें होती है ना, जो आधार, जो मुख्य बात है उसको समझो आप पहले। अब कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, उनका हम व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम यहां पर समझते हैं। देखिए, महात्मा जी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा के पुजारी थे। अधिकतर परीक्षाओं में क्या होता है बेटा, इस तरह के उदाहरण आ जाते हैं।
और फिर वहां पर फंस जाता है पेंच। फिर सोचते हैं भी क्या करें, फंस गए, व्यक्तिवाचक करें, जातिवाचक करें, भाववाचक करें। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि अगर आपने ये पूरी संज्ञा प्रकरण हमारा देख लिया ना, यहाँ सभी कक्षाएं आपने अटेंड कर ली, तो फिर उसके बाद कोई बचेगा ही नहीं जो आपको नहीं पता है, या कोई भ्रम, कोई संशय की स्थिति कभी पैदा होगी ही नहीं। देखिए, महात्मा जी अहिंसा के पुजारी थे, तो महात्मा जी, वैसे हम क्या सोचते हैं, महात्मा जी कितने हैं दुनिया भर में, कितने दुनिया में महात्मा, बहुत से हैं, तो जातिवाचक है। लेकिन नहीं, समझिए यहां क्या कह रहा है, उसके भाव, पूरा वाक्य को पढ़ करके फिर समझिए क्या, कौन है। महात्मा जी अहिंसा के पुजारी थे, किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, किसी एक की बात हो रही है। कौन थे? महात्मा गांधी जी। ये महात्मा गांधी जी की बात हो रही है, यानी संक्षिप्त रूप में क्या लिख दिया, महात्मा जी अहिंसा के पुजारी थे। आप यहां अपने विवेक से निर्णय लें, महात्मा अहिंसा के पुजारी कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। तो इसको आप जातिवाचक संज्ञा नहीं करेंगे, इसको आप यहां पर क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जो एक ही व्यक्ति वस्तु पदार्थ का बोध कराए, एक का बोध कराएगा। वही तो कहा, एक पदार्थ का, एक व्यक्ति का। अब महात्मा गांधी जी बहुत सारे थोड़ी थे, एक ही थे। अब देखिए, सरदार ने सभी रियासतों का एकीकरण किया। देखो, सरदार जो है ना, सरदार एक जाति, बहुत से हैं सरदार, तो जातिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन नहीं। आगे समझिए पूरा वाक्य, यहां पर केवल ये देख करके निर्णय मत करना कभी भी। आगे चलिए, सरदार ने सभी रियासतों का एकीकरण किया। किन्होंने मिलाया था सभी रियासतों को जब देश आजाद हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो ये व्यक्ति विशेष की यहां बात हो रही है, तो यहां क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, न कि यहां जातिवाचक। क्योंकि कई बार क्या करते हैं, जल्दबाजी में सोच लेते हैं सरदार, हाँ ठीक है जाति है सरदार, तो भाई बहुत सारे हैं सरदार, तो ऐसा नहीं है। ये किन के लिए प्रयुक्त, ये भी तो देखिए आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात हो रही है, यहां पर एक व्यक्ति की बात हो रही है। और जहां किसी एक ही व्यक्ति की बात हो, एक ही किसी पदार्थ की बात हो, तो क्या करेंगे, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा करेंगे। ठीक है, जैसे पंडित जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पंडित जी, यहां तक तो आप सोचेंगे कि ये जातिवाचक है। मान लीजिए आपने आगे को वाक्य को अभी देखा नहीं है ना, आपने क्या देख लिया, पंडित जी, आप कहेंगे पंडित तो जातिवाचक संज्ञा है। भाई पंडित जी तो बहुत हैं, पंडित एक जाति भी, वैसे भी जाति है, और पंडित लोग तो बहुत हैं, है ना। आप कहेंगे पंडित जी तो जातिवाचक संज्ञा है, नहीं। आगे चलिए, पंडित जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो उनके लिए यहां पर पंडित जी प्रयुक्त हुआ, यानी एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति विशेष है। तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी यहां पर? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, न कि जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इस तरह के ही आते हैं उदाहरण अधिकतर परीक्षाओं में। ये नहीं पूछेगा वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं। ये इस तरह के ही उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं अनेक परीक्षाओं में। फिर हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो हमारा ठीक होना चाहिए था महात्मा जी, लेकिन गलत कैसे हो। फिर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए आप इसी को ध्यान से समझिए। देखिए, शास्त्री जी एक यशस्वी
प्रधानमंत्री थे। अब शास्त्री जी बहुत हैं, जातिवाचक है, लेकिन नहीं, यहां पर आगे वाक्य पर चलिए। शास्त्री जी एक यशस्वी प्रधानमंत्री थे। अब कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है ना। यहां पर अगर हम बात करेंगे, किन की बात हो रही है? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की बात हो रही है। शास्त्री जी यहां एक व्यक्ति के लिए आया है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए आया है। यहां पंडित किसके लिए आया है? श्री जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए, यहां महात्मा गांधी जी। ये बात समझने की है, ठीक है ना। तो ये वो परिस्थितियां हैं जहां पर हमें कुछ शब्दों को जातिवाचक न करके वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा करना है, ठीक है। इन बातों का आपने विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो आज की जो कक्षा थी हमारी क्या थी? जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में ही क्या था? दो उपभेद थे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक क्या होता है? जिनको हम माप तोल तो सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, वो क्या हो गया? द्रव्यवाचक। और समूह में क्या है? किसी समूह का बोध होगा, किसी समुदाय का बोध होगा। और क्या किया? जो मुख्य बात जो हमने की, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हम कैसे करते हैं, कैसे उसको जानते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो कक्षा है हमारी यहीं पर संपन्न होती है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।